हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आतिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर पॉलिटिकल थ्योरी बुक, जिसका नाम है नेशनलिज्म। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। तो आप अगर लोगों से पूछोगे कि आपके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या होता है, तो वो लोग आपको आंसर देंगे इन टर्म्स ऑफ पेट्रियोटिज्म। वो कहेंगे पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म होता है। नेशनल फ्लैग्स के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे कंट्री के लिए जान देना नेशनलिज्म होता है ना। रिपब्लिक डे जो होता है वो एक तरीके से हम लोगों के लिए एक सिंबल हो चुका है हमारे इंडियन नेशनलिज्म का। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक डे की जब परेड जाती है तब हम लोगों को एक सेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है, उसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में। तो इसी तरह से नेशनलिज्म जो है, इसके बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल वेग आंसर्स ये होते हैं। बट हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए नेशनलिज्म क्या होता है, हमें और इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा इस टर्म का। ठीक है, और ये जो टर्म होता है ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है नेचर में। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकालना, एक ऐसी डेफिनेशन निकालना जो दुनिया में हर इंसान के लिए स्टैंड करती है ट्रू, दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू अंडरटेक। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि नेशनलिज्म ये जो है आइडियोलॉजी, ये आई कहाँ से और ये इमर्ज कैसे हुई है। ठीक है, लास्ट 2 सेंचुरीज जो है, लास्ट 200 साल में नेशनलिज्म जो है इसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेप कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सारे तरीकों से। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 200 साल में कहीं ना कहीं नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है। यूरोप में इतने सारे नेशन स्टेट्स बने हैं। हमारी खुद की कंट्री का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे तो जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है हम उसको नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। तो डेफिनेटली नेशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट जो है उसने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस प्ले किया है इंडियन हिस्ट्री में भी और पूरे दुनिया की हिस्ट्री में भी। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंटेंस लॉयल्टीज के बारे में। लोग बहुत सारे यूनाइट हुए हैं, लोग बहुत सारे डिवाइड भी हुए हैं। तो एज अ कंट्री इंडिया जो थी पहले, वी यूनाइटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनलिज्म, कि हम यूनाइट होके ब्रिटिश से लड़ेंगे। बट देन पार्टीशन के टाइम पे डिवीजन भी हो गया था अगेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लिबरेशन भी मिला है हम लोगों को, पर बहुत सारे कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी रह चुका है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है उसके दोनों तरीके होते हैं, या तो वो जेन्युइनली बहुत हेल्प कर सकता है लोगों को, बट कहीं ना कहीं पे वो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाता है। बहुत सारी जो बाउंड्रीज हैं ये ड्रॉ और रीड्रॉ हुई हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल अगर फिर से ले लें, यहाँ पे हमारा पार्टीशन के टाइम पे इंडिया का पूरा मैप चेंज हुआ था फिर से। एंड कहीं ना कहीं आज के दिन भी जो सेपरेटिस्ट स्ट्रगल्स होते हैं वो देखने को मिल जाता है। आज भी इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि उनको अपनी एक अलग से कंट्री चाहिए। ये सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी देश भी होते हैं, वहां पे भी लोग होते हैं उनको अपनी अलग से कंट्री चाहिए होती है। उनको लगता है कि जो मेजोरिटी कल्चर है वो रिप्रेजेंट नहीं करता उनके माइनॉरिटी कल्चर को। तो आज के दिन पे भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेपरेशनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं हर जगह पर। नेशनलिज्म जो होता है उसके बहुत सारे फेजेस रह चुके हैं। 19th सेंचुरी से ये शुरू हुआ था। उस टाइम पे जो छोटी छोटी किंगडम्स होती हैं वो साथ में आने लग गई और फॉर्म करने लग गई लार्जर नेशन स्टेट्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली जो है ये कंट्री आज के दिन पे ये इसी ग्राउंड्स पे बनी है। उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स आने लग गए और लैटिन अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ। लैटिन अमेरिका आपका साउथ अमेरिकन नेशन है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो ये जो स्टेट्स होती हैं जब ये साथ में आती हैं तो ये खुद की एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है, एक नया पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन लोगों का आ जाता है। अगर ये किंगडम साथ में आ रही है तो इससे ये ऑब्वियस सा मतलब हो जाता है कि इनका कुछ ना कुछ कल्चरल रेलेवेंस है एक दूसरे से, या तो उनका लैंग्वेज सेम होगा या तो रिलीजन सेम होगा। अब जब ये लोग साथ में आ जाते हैं तो एक नया पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, कि हम लोग कैसे पावर को शेयर करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर लाएंगे हम अपनी कंट्री में। तो ये एक नया आइडेंटिटी बन के आ जाता है। बट हमेशा ऐसे नहीं होता है कि नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारी जो छोटी स्टेट्स है वो साथ में आती हैं। ऐसा देखने को भी मिला है कि जो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन भी हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड उसी के साथ साथ रशियन एम्पायर। तो ये जो एम्पायर्स हैं इनका ब्रेक डाउन हो चुका है। इसी के साथ ब्रिटिश में, फ्रेंच में, डच एंड पोर्चुगीज, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे भी हमको ये देखने को मिला है। इंडिया का एग्जाम्पल ले ले तो इंडिया में हम लोगों ने कॉलोनियल स्ट्रगल से जब लड़ा तो वो भी एक तरीके का नेशनलिस्ट मूवमेंट ही था, बिकॉज हम लोग अपना नेशन की आइडेंटिटी को ला रहे थे, नेशनलिज्म को फॉरवर्ड ला रहे थे और कह रहे थे कि वी कॉलोनाइज पीपल वांट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड हम चाहते कि हमें प्रोटेक्शन मिले। अब 1960s के बाद से बहुत सारे स्टेबल नेशन स्टेट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, 1960 से आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो फॉर्म हो गई थी। बट इसके बावजूद भी उनको नेशनलिस्ट डिमांड्स हमेशा से डील करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज में, जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज होती हैं जिनको थ्रेट एंड फील होता है, वो हमेशा अपना नेशनलिस्ट डिमांड रखती आई हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने देख दिया है कि
क्वेबेक्वास जो ग्रुप होते हैं कनाडा में, बास्क रीजन जो है स्पेन का, कर्ड्स जो होते हैं टर्की एंड इराक में, एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है जो तमिल का एग्जाम्पल है श्रीलंका में। उसी के साथ साथ अरब नेशनलिज्म क्या होता है? अरब नेशनलिज्म है जो अरब की कंट्रीज हैं उनको यूनाइट करके एक बड़ा सा पैन अरब एम्पायर क्रिएट करने का। बट जैसे मैंने मेंशन किया, जो कर्ड्स हैं और बास्क हैं ये क्या करते हैं, ये डिविजन पे फोकस करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तरफ से बहुत सारे नेशनलिज्म इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं, बहुत सारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज डिविजन पे फोकस करती हैं। अब हम बात करते हैं नेशंस एंड नेशनलिज्म के बारे में। अब नेशन क्या होता है? नेशन का ये मतलब नहीं होता ना कि कोई भी कम्युनिटी ऑफ पीपल, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल आ गए कैजुअली कि अच्छा आप तुम लोग इस बाउंड्री के विद इन हो तो तुम एक नेशन बन जाओगे। नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों का नेशन में और ज्यादा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। ठीक है, अब नेशन का जो एग्जाम्पल है ये बहुत डिफरेंट है हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज के एग्जाम्पल से। अगर हम लोग बात करते हैं पर्सनल फैमिली, तो हमारी जो पर्सनल फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इनके साथ हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्शन बिल्ड होता रहता है, हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तभी ये हमारी एकदम टाइट नेट कम्युनिटी बन जाती है। उसके बाद आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, वो आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, बिकॉज आप रेसिडेंशियल एरिया में हो। अगेन आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आते हो उनके साथ, आप बहुत ज्यादा डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो उनसे। इसी के साथ साथ रिलीजन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राइब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सारी जो कम्युनिटीज होती हैं इनके पास एक शेयर्ड हिस्ट्री होती है। कभी भी आप अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, ईद सेलिब्रेट कर रहे हो, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपके रिलीजन के जो लोग होते हैं वो सब लोग साथ में आते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपका वो रिलेशन हो जाता है। बट नेशनलिज्म के साथ क्या होता है, नेशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे आपका जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हम लोगों के पास इतने सारे मतलब लैंग्वेजेस हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज है, एथनिसिटी है। तो ये कहना कि नेशंस आर बेस्ड ऑन एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन डेसेंट, एक कॉमन रिलीजन या एथनिसिटी, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी जैसे हमने देखा बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी। सिमिलरली बहुत सारी अदर कंट्रीज है जैसे कनाडा। कनाडा में अगर आप देखोगे तो कनाडा का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश अकेले नहीं है, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से इन कल्चरल बेसिस पे कहना कि नेशन क्या होता है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब साथ में आ रहे हैं स्पेशली इतने लार्ज स्केल में, तो वो डेफिनेशन हम लोगों को सूट नहीं करती है। तो नेशन होता क्या है एग्जैक्टली इसको बहुत ज्यादा मतलब सोचने के बाद जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि नेशन जो होता है इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। ठीक है, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया से हूँ तो शायद से मेरा उतना ज्यादा, अगर आप देखो नेशन के कॉन्सेप्ट को छोड़ के, शायद उतना रिलेशन ना हो किसी से जो साउथ से है या ईस्ट से या वेस्ट से। बट बिकॉज हम लोगों का एक शेयर्ड एक हिस्ट्री है, हम लोगों का एक कलेक्टिव बिलीफ है जो हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बिलीफ ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ वेलफेयर स्टेट। एक हमारा एस्पिरेशन है कि हम चाहते हैं कि हम लोग एज अ कंट्री टुगेदर साथ में फ्यूचर में बहुत सारे गोल्स अचीव करें। और हम लोगों का एक कॉमन एक हिस्ट्री भी है एक तरीके से। तो हम एक तरीके से एक इमेजिन्ड कम्युनिटी बन जाते हैं, हम लोग सब लोग साथ में आ जाते हैं। तो इस सर्टेन अजम्पशंस होते हैं एक नेशन को बनाने के लिए। वो अजम्पशंस क्या क्या होते हैं एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट अजम्पशन जो है दैट इज शेयर्ड बिलीव्स। ठीक है, हम लोगों के पास सर्टेन बिलीव्स होते हैं किसी भी कंट्री में कि हम चाहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करें, या हम चाहते हैं हम एक मोनार्की का सिस्टम फॉलो करें। जो भी होता है वो एक तरीके से शेयर्ड बिलीफ को बन के आ जाता है। तो अगर किसी कंट्री में शेयर्ड बिलीफ है तो वो कंट्री बहुत तरीके से यूनाइटेड रहेगी। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम माउंटेन्स की तरह, रिवर्स की तरह, नहीं, हम लोग वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग किसी भी कम्युनिटी का पार्ट है तो कहीं ना कहीं हमारे में बिलीव होंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ऐसे आगे बढ़नी चाहिए। सिमिलरली हम लोग जब नेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक तरीके से आ जाते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी का विजन क्या है हमारा, फ्यूचर में हम कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारी कंट्री को। ये सारी जो चीजें हो जाती हैं ये हमारे शेयर्ड बिलीफ में कॉम्प्लीमेंट करती है। अब हम लोग नेशंस का एग्जाम्पल ले तो हम अपने आप को सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टीम्स, कि हम सब साथ में आते हैं, हम एक टीम है। ठीक है, टीम मतलब हम लोग सब लोग साथ में खेलेंगे, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ। ऑल्सो हम एक दूसरे को एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह कंसीव करते हैं। तो आप जब एक
नेशन बनाते हो तो आप कंसीव करते हो कि हम लोग सब साथ में हैं। तो आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे और आपको कोई इंसान मिलेगा जो आपकी ही कंट्री से है, इवन तो आपके रीजन से नहीं है, ठीक है, तो भाई आप उनको मिलोगे तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। वाई? बिकॉज यू हैव अ सेम नेशन, आप एक कंट्री से बिलोंग करते हो, आप एक नेशन बनाते हो, राइट? तो ये आपका शेयर्ड बिलीफ में आ जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो सेकंड हो गया एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि कि एक कंटिन्यूअस पास्ट होना चाहिए कि जो इंसान है वो कह सके कि हाँ, हम लोग जो सब लोग हैं, हमारा एक पीछे हम लोगों का पास्ट था और एक आगे हमारा एक फ्यूचर होने वाला है जो हम साथ में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट करते हैं अपने आप के लिए कि एक सेंस ऑफ हमारा एक हिस्ट्री होता है जहाँ पे हम लोग कलेक्टिव मेमोरी से बनाए हैं, हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनाया है, आउटलाइन किया है हमारी एक आइडेंटिटी ऑफ हमारा जो नेशन इवॉल्व करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया का, तो उस टाइम पे अगर आपने पढ़ा होगा 10th ग्रेड में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा नेशन के सिंबल्स यूज हो रहे थे, राइट? जैसे भारत माता का कॉन्सेप्ट आ रहा था, बहुत ज्यादा एम्फेसिस प्ले हो रहा था इंडिया के पास्ट के बारे में। इंडिया का पास्ट मतलब जो कॉलोनियल पीरियड है उसके पास्ट से पहले का पास्ट जो इंडिया का था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस इसलिए प्ले हो रहा था बिकॉज लोग चाहते थे कि इन ब्रिटिश लोगों से पहले भी हम लोग साथ में रहते थे। ये दिखाना चाह रहे थे उस टाइम के नेशनलिस्ट लोग, वो एम्फोसाइज करना चाह रहे थे कि इंडिया एज अ नेशन, एज अ कलेक्टिव बिलीफ वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमारे खुद के ट्रेडिशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। इसका एक एग्जांपल हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस किताब में उन्होंने पूरे इंडिया की हिस्ट्री को लिखा है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि इंडिया कैसे मतलब इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन सी डायनेस्टीज आई, कैसे उन्होंने इम्पैक्ट किया। अब नेहरू जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, ठीक है, कि अच्छा उनका मूड हुआ कि उनको हिस्ट्री के बारे में लिखना है। नहीं, एक इंटेंशन था उनके पीछे, और दैट इंटेंशन वॉज टू शो कि अगर बाहर से हम लोग जितना भी लगे कि डाइवर्सिटी दिखती है इंडिया में, कहीं ना कहीं हम लोगों को साथ में होल्ड टुगेदर रहे हम लोग बाय वॉट एवर पॉलिटिकल फेट और मिसफॉर्च्यून जितना भी हमारे ऊपर आया है, उसके बावजूद हम लोग सब लोग साथ में रहे हैं। वी हैव डिस्प्लेड ट्रेमेंडस सेंस ऑफ वननेस एक दूसरे के साथ। थर्ड चीज हो जाती है टेरिटरी। ऑब्वियसली जब एक टेरिटरी होता है कि इस लैंड बाउंड्री के विद इन जो लोग हैं वो नेशन हो जाते हैं, तो आपको एक क्लियर कंसेप्शन हो जाता है कि अच्छा ये जो बाउंड्री है इसके विद इन जितने लोग हैं, आई हैव अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देम। हम लोग एक तरीके से सेम कंट्री के टुवर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी लोग आप बात करोगे नेशन के बारे में, बहुत सारे लोग आपको होमलैंड का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जन्मभूमि जैसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो वाला होमलैंड का एग्जाम्पल आ जाता है। बट ये जो होमलैंड का एग्जाम्पल है ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जूइश पीपल होता है, तो जूइश पीपल जो है वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। हाउएवर आप उनसे जब भी पूछोगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा रेफर करेंगे अपने ओरिजिनल होमलैंड को, ठीक है, दैट इज इन पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन को कहेंगे अपना प्रॉमिस लैंड, कि वहां उनका एक्चुअल बिलोंगिंगनेस है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये जो होमलैंड का कॉन्सेप्ट है इससे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता है, स्पेशली बिकॉज कभी कभी जो लैंड बाउंड्रीज हम लोग बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वगैरह जिस भी रीजन से बनाते हैं, वो सूट नहीं करती एथनिक बाउंड्रीज को। हम लोगों को लगता है कि जैसे आज के दिन भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिविजन जो हम लोगों का हो चुका है, उससे इंडिया के विद इन भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड क्या है, होमलैंड क्या है। तो इससे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। ठीक है, कि टेरिटरी इंपॉर्टेंट होती है, शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। इट इज द शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर एंड कलेक्टिव जो आपका एस्पिरेशन होता है, हाउएवर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेरिटरी, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ये सब होना जरूरी है, बट एक सेंस ऑफ विजन क्या है। ठीक है, अब हमारा एक पास्ट है, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, बट अब यहाँ से आगे कैसे जाना है हम लोगों को, दैट इज व्हाट मेक्स अ नेशन। ठीक है, एक पॉलिटिकल आइडियल्स होने चाहिए हमारे कि हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में मोस्ट पीपल विल एग्री दैट वी शुड फॉलो डेमोक्रेसी, वी शुड फॉलो सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये सब चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बनाया है। एक डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली अब बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, इट इज मोर ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू इंश्योर कि हर इंसान का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर पा रहे हैं। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको ऐसा फील हो रहा हो कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं अकोमोडेट कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब कि नॉट ओनली द ऑब्लिगेशन जो स्टेट हमारे लिए करता है, कि गवर्नमेंट जो हमने एस्टैब्लिश कर रखी है, जो हम लोगों के पावर स्ट्रक्चर्स जो है हमारे कंट्री में,
ये लोग हमारे लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सिर्फ वो ऑब्लिगेशन नहीं, ऑल्सो ऑब्लिगेशन एज अ सिटीजन, व्हाट आई हैव ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स अदर सिटीजन्स, कि मैं बाकी सिटीजन्स को आई विल नॉट से एनीथिंग दैट विल ऑफेंड देम पर्सनली, मैं उनके कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगी। ये सारी ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो भी एक कंट्री को नेशन बनाता है, एक कम्युनिटी को नेशन बनाता है। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी अगेन यही हो गया है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो कहते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी को कॉमन आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी जो मेजर कल्चर है किसी कंट्री का, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ठीक है इससे पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना देते हैं, ये हमारा एक कॉमन शेयर्ड आइडेंटिटी बन जाता है। ऑल्दो हाँ, कहीं ना कहीं पे सेम हॉलीडेज रखना, सेम सिंबल्स को फॉलो करना, सेम गॉड को प्रेज करना, सेम फेस्टिवल्स रखना, कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ वननेस ले आएगा, बट इट ऑल्सो पोजेज अ मैसिव थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इवन तो आप एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दोगे, ठीक है, ये जो कल्चर है ये सबसे रेलेवेंट है, ये सबसे मेजोरिटी में कल्चर आपको देखने को मिलता है, इसको हम लोगों ने बना दिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर। बट क्या हो जाता है कभी ना कभी कि उस कल्चर के विद इन ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, आप अगर दिवाली सेलिब्रेट करते हो तो दिवाली आप अगर नॉर्थ में किस तरीके से सेलिब्रेट होता है वो डिफरेंट होगा, आपके फ्रेंड्स के घर में कैसे सेलिब्रेट होता है डिफरेंट होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट वेज ऑफ प्रेज मतलब प्रेइंग भी होते हैं, इवन तो हमारा रिलीजन सेम है, सेम इस्लाम में भी होता है, ठीक है, उनमें भी बहुत ज्यादा सेक्ट्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में सेक्ट्स होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग कह देंगे कि नहीं बस हम एक चीज को फॉलो करेंगे, इसी के गाइडलाइंस में करेंगे, तो वो अथॉरिटेटिव एंड ऑप्रेसिव सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, ऑब्वियसली सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं होती है, हमको मेक श्योर करना है कि सारे कम्युनिटीज की जो मतलब डाइवर्सिटी है हम उसको अकोमोडेट कर सके किसी भी कंट्री में। एंड उसी रीजन से हम लोग ये भी इम्पोज नहीं करते हैं। इसी रीजन से किसी भी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी होती है दैट शुड बी योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। दिस पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो हम लोगों का आइडेंटिटी बनाता है। तो रादर देन प्लेइंग बाय एनी होली बुक, वी विल बी प्लेइंग बाय द कंट्रीज होली बुक विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे लिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस ला रहा है हम उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब जब नेशन साथ में आते हैं तो नेशंस जो होते हैं अनलाइक अदर ग्रुप्स, यहाँ पे हमारा आ जाता है सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर नेशन कभी साथ में आ रहा है, स्पेशली जब इतनी डाइवर्सिटी में साथ में आ रहा है, तो इसका मेन रीजन इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में आके अपने रिसोर्सेज शेयर करें, अपने आप को एक स्ट्रेंथन कर सकें और आगे कैसे बढ़ना है उन एस्पिरेशंस को अचीव करने में काम कर सकें। तो नेशंस का ये काम हो जाता है। हम लोग एज अ कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुए थे, हम लोग इंडिपेंडेंस इसलिए पाया हम लोगों ने बिकॉज हम चाहते थे कि हम अपने आप को गवर्न कर सकें। तो ये सब जो आइडियोलॉजी होती है सेल्फ गवर्नेंस की और फ्यूचर में आगे बढ़ने की, उसको हम लोग कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब ये जो राइट्स होते हैं मोस्ट ऑफन दीज क्लेम्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव लिव्ड टुगेदर ऑन अ गिवन लैंड। और कभी ना कभी क्या हो जाता है कि पीपल जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के वो भी साथ में आ जाते हैं टू फॉर्म अ स्टेट इन विच कल्चर ऑफ द ग्रुप इज प्रोटेक्टेड इफ नॉट प्रिविलेज्ड। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनका जो कल्चर है वो थ्रेटन हो रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन के विद इन, तो वो साथ में आ जाते हैं, वो साथ में अपना खुद का कंट्री एक नेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। इसका एग्जाम्पल हम लोगों को यूरोप में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे द नोशन ऑफ वन कल्चर वन स्टेट जो था उसको बहुत ज्यादा फेमस मतलब मिलने लग गया था। इसके बाद ये जो आइडिया ऑफ वन कल्चर वन स्टेट जो था इसको इम्प्लीमेंट करा गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल आया गया, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, बाउंड्रीज को रीशेप किया गया ऑन दिस ग्राउंड ऑफ वन कल्चर वन स्टेट। अब रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी स्टेट का, आप देखोगे जब भी आप रीऑर्गेनाइज करते हो कि ठीक है हम लोग कंट्रीज की बाउंड्रीज चेंज करते हैं, तो इससे मास माइग्रेशन होता है। ठीक है, मास माइग्रेशन होता है, जो लोग होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनको घर छोड़ के जाना पड़ जाता है, अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ जाता है जो इतने जनरेशन से उनके पास था। एंड देन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्युनल वायलेंस भी होता है। इसका एक एग्जाम्पल इंडिया ने ऑलरेडी देख रखा है विच इज पार्टीशन। ठीक है, कहाँ पे हम लोगों को पूरा आप लोगों का डाइवर्सिटी मतलब हम लोगों को जो बाउंड्रीज बनाने पड़ गया था बिकॉज ऑफ पार्टीशन, उसके चक्कर में बोथ साइड्स में जो कम्युनिटीज थी जब उनको शिफ्ट करना पड़ा, उनको अपने घर छोड़ने पड़ गए, उसी के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा वायलेंस फेस करना पड़ा था लार्ज स्केल पे। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है। तभी यहाँ पे जब भी मतलब ऐसा स्टेट्स बनाना जो होता है, बाउंड्रीज बनाने का काम जो होता है, ये ऐसा लगता तो आसान है, बट जब एक्चुअल में आप एग्जीक्यूशन करते हो, जब लोग आपके आसपास जा रहे होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि कितना मतलब मास स्केल पे वायलेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटीज होती हैं इसके बावजूद यहाँ पे एक और चीज हो जाती है कि ठीक है इंडिया में पार्टीशन हमने फेस कर लिया,
बट even after the partition, India में we all have, मतलब even though there's a majority Hinduism, we still have a lot of people who belong to Islam, we still have a lot of people who belong to other religions. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनको इग्नोर कर दे, हमको उनको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको अकोमोडेट करना पड़ेगा एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको इक्वल सिटीजन्स का जो राइट होता है वो भी मिले। अब राइट ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉलोनियल रूल में देखने को मिला था, जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि हमें डिग्निटी के साथ ट्रीट करा जाए, हमारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करा जाए, हमारे इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं से। बट ऑब्वियसली यही इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, बॉर्डर एंड वायलेंस, ये जो हुआ था। अब एवरी स्टेट जो है इन द वर्ल्ड आज के दिन में कहीं ना कहीं पे, हर स्टेट पे सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स हो रहे हैं और हर स्टेट को अपने अपने तरीकों से इससे डील करना पड़ रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एवरी टाइम देयर इज अ कम्युनिटी जो कह रही है कि उसको अपना एक अलग से कंट्री चाहिए तो हम उसको बोल दे कि ठीक है आप अपना कंट्री बना लो, आप अपना नेशन बना लो। ऐसा नहीं होता है। हमको मेक श्योर करना पड़ेगा, हम पहले अंडरस्टैंड करें कि उनको अपना अलग से नेशन क्यों चाहिए, एंड व्हेन गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दैट, हम उनके नीड्स को अकोमोडेट करना स्टार्ट करें इफ दोज आर फीजिबल नीड्स, ठीक है। तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एवरीबडी इज फीलिंग इक्वल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो होता है कि अगर कोई कम्युनिटी कहते हैं कि उनको डिफरेंट कंट्री चाहिए, एक डिफरेंट नेशन चाहिए, तो इट्स बिकॉज उनकी नीड्स अकोमोडेट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो उनकी नीड्स अकोमोडेट करना, उनको इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना का काम हो जाता है। तो रादर देन फॉर्मुलेटिंग बाउंड्रीज की बाउंड्रीज बनाए जा रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग श्योर कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। अब नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे। तो वन कल्चर वन स्टेट वाला हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट को अबैंडन किया, इसके बाद हमारे लिए नेसेसरी हो गया कंसिडर करने का कि हम लोग कैसे डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज होते हैं, उनको साथ में ला सके इन वेज कि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो इंडिया ने यूज किया है कि हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इलेबोरेट सेट ऑफ प्रोविजंस बना दिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। तो फंडामेंटल राइट्स में ही हमको ये देखने को मिल जाता है कि कैसे जो रिलीजन जो होता है, एवरीबडी हैज द राइट टू अपना रिलीजन को, जैसे उनको अपना रहना है वैसे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सारी कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देना एक तरीके से काम हो जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी के साथ साथ सम केसेस में आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज जो होती हैं, ठीक है, कि जेंडर आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटीज फॉर एग्जांपल, उनको राइट देने का काम हो जाता है। सच राइट्स में भी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट दे प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम लोग इतने सारे लोगों को साथ में ला रहे होते हैं, हम लोग एक नेशन को एक इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी में जो कल्चर है उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज पे भी फोकस ला रहे हैं। Although it is hoped that gaining group recognition and protection would satisfy their aspiration, some groups continue to demand separate statehood, ठीक है। Although हम लोगों ने वो दिया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आज के दिन भी स्टेटहुड डिमांड करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोगों की गवर्नमेंट है उसको कंसिडरेबल जनरोसिटी दिखानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्किल देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या लीगल मेजर्स ले सकते हैं। उसी के साथ साथ एम्पैथाइज करना पड़ेगा उस ग्रुप के साथ टू मेक श्योर कि इसी डेमोक्रेटिक मैनर में हम उस कॉन्फ्लिक्ट को बंद कर सकते हैं, ठीक है, इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर। टू सम अप, ये जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है, understood to right the right to independent statehood for nationalities, मतलब पहले लोगों को लगता था कि जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात छिड़ी कि पहले इसका ये मतलब होता था कि जो भी कम्युनिटी चाह रही कि उनको खुद का नेशन बनाना है उनको बनाने दो। बट आज के डेट पे हमको पता है कि वो नहीं होता। उसका मतलब है कि हम लोग हर इंसान को इक्वल मतलब डिग्निटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ द राइट हैज बीन रीइंटरप्रेटेड टू मीनिंग ग्रांटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर नेशनैलिटी विद इन अ स्टेट। आज के दिन पे हम लोग विटनेस करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हो रहे हैं ऑफ ग्रुप आइडेंटिटीज, मेनी ऑफ विच एम्प्लॉय द लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म। While we need to acknowledge the claim of identity, we should be careful not to allow identity to lead to divisions and violence in the society. तो obviously जब भी ये बात छिड़ती है about forming a different nation, तो बहुत ज्यादा violence आ जाता है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, आपने देख रखा है कि बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे कंट्री में, इन द पास्ट क्या क्या हो रखा है। तो आपको आइडिया है कि जब भी हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं डिफरेंट नेशंस का, तो बहुत ज्यादा वायलेंस पे लोग उतर आते हैं। तो उस चीज को हमको अवॉइड करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर डायमेंशंस ऑफ देयर पर्सनालिटी, ठीक है। कि मैं फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल मैं इस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मैं इस जेंडर से बिलोंग करती हूँ, मैं इस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो ये सारे जितने डायमेंशन में उसको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, कोई पॉलिटिकल लिमिटेशन नहीं है मेरे ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को एज अ कंट्री मेक श्योर करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द सिटीजन है शुड एनकम्पास द डिफरेंट आइडियोलॉजीज विच पीपल हैव। हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि हम डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे का मतलब है कि हर इंसान की वॉइस जो है उसको सुनना है, हर ग्रुप की डिमांड को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। बस दो बॉक्सेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला टेगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। इसमें टेगोर जी जो थे, रविंद्रनाथ टेगोर जी, उन्होंने कहा कि पेट्रियोटिज्म जो है इट कैन नॉट बी आवर स्पिरिचुअल शेल्टर। ठीक है, उन्होंने कहा कि पेट्रियोटिज्म पे फोकस मत करो, आपको ह्यूमैनिटी पे फोकस करना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ही वाज वेरी अगेंस्ट ऑब्वियसली द कॉलोनियल रूल। उन्होंने पर ये भी कहा उसी टाइम पे कि हम लोग वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे डिफरेंट अपने आप को कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से हम अपने आप को डिफरेंट करेंगे। ठीक है, कि हम नहीं चाहते कि वेस्टर्न इंपीरियल रूल जो है हमारे ऊपर रहे, बट जो वेस्ट की बुक्स हैं, वेस्ट का नॉलेज बैंक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वेस्ट को पूरे तरीके से ही छोड़ दें। उनकी बुक्स को एक्सेस करना चाहिए, उनके नॉलेज बैंक को एक्सेस करना चाहिए, और उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे हमको अपने आप में कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए। तो व्हाट ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू से वाज कि हमको यूके जो है, ये यूके का ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश रूल से अपने आप को मतलब हटा के सोचो, ब्रिटिश रूल हटा दो, बट जो ब्रिटिश नॉलेज है, ब्रिटिश रिसोर्सेज हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सेस करो, जिससे हम अपने आप को एज अ वैक्यूम ना देखें। उनको लगता था कि ये जो हम लोग बिकॉज उस टाइम पे नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा वॉइसेस आउट हो रही थी, लोग चाह रहे थे कि इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस रहे, तो इससे क्या हो जा रहा था, जो अब्रॉड की वर्क्स थी, ठीक है, अब्रॉड का लिटरेचर जो था उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो टैगोर जी ने यही कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया इंडिया करें, हम बाकी कंट्रीज पे भी फोकस करें, बाकी कंट्रीज से सीखें और इंडिया को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन इन बास्क। तो बास्क ये जो है, ये रीजन है आपका यहाँ पे स्पेन में। अब ये जो रीजन, ये हिली रीजन में बिलोंग करता है, ये काफी प्रॉस्पेरस रीजन है। अब इस ये जो रीजन जब बना था तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने इसको एक ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया था। ऑटोनोमस मतलब इसके पास खुद के थोड़े थोड़े राइट्स है, इवन तो ये स्पेन के विद इन आ रहा था, थोड़े चीजें थी ये खुद कर सकता था। ठीक है, तो उसको ऑटोनोमस रीजन कहते हैं। अब ऑटोनोमस रीजन का उसको टाइटल तो दे दिया, बट इन लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। दे द पीपल ऑफ बास्क दे वांटेड कि एक डिफरेंट स्टेट ही बन जाए ऑल टुगेदर, और ये करने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों को वायलेंट मीन्स पे भी फोकस करना पड़ गया था, तो वो वायलेंट मेजर्स भी ले रहे थे। अब बास्क नेशनलिस्ट जो थे वो कहते थे कि वो स्पेनिश कल्चर उनका बहुत ज्यादा डिफरेंट है, स्पेनिश कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। हालांकि आज के दिन पे जो ओनली सिर्फ 1/3 ऑफ द पीपल इन द ब्लैक बास्क जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रोमन एम्पायर के डेज से ही हमें ये देखने को मिला है कि जो बास्क रीजन है ये स्पेनिश रूलर्स के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, और कभी भी मतलब हार नहीं मानते थे। दे नेवर सरेंडर्ड देयर ऑटोनॉमी, हमेशा से लड़ते आए अपने ऑटोनॉमी के लिए। तो तभी मॉडर्न डे में भी इनको देखने को मिलता है। मॉडर्न डे में सबसे ज्यादा ब्लंडर तब हुआ था जब स्पेनिश डिक्टेटर फ्रैंको जो थे 20th सेंचुरी में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ऑटोनॉमी जो उन लोगों को 19th सेंचुरी में प्रोवाइड करी गई थी उससे कट डाउन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो उनकी लैंग्वेज जो थी उसको पब्लिक स्पेस में और उनके घरों में भी आप अलाउ नहीं करोगे उनको यूज करने का। तो सोचिए इतना ज्यादा ऑथोरिटेटिव मीन्स उनको यूज करना पड़ गया। ऑब्वियसली जैसे टाइम चलता गया तो ये सारे मेजर्स हटा दिए गए, बट आज के डेट पे भी जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहते हैं ऑफ द गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, तो उनको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशनिस्ट मूवमेंट, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप को नेशन एज अ होल वो परसीव नहीं करते, स्पेनिश लोगों को और अपने लोगों को। एंड यहाँ पे सेपरेशन आइडेंटिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो होता है कि हम अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस इसमें आपको बेसिकली एनसीईआरटी से ही करने हैं, तभी मैंने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं ऐड करे हैं। एनसीईआरटी कर लेंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।